गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास सीबीएसई के लिए आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेज में। इसके अलावा हमने लास्ट 2 डेज में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो प्रोवाइड कराए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने वो नोट डाउन कर लिए होंगे उनके सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए बच्चों, जो फोर्थ चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जो थर्ड चैप्टर के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और मोशन है वो वन लीनियर मोशन यानी वन डायमेंशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हम 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्ट लीनियर मोशन भी बोलते हैं और मोशन इन 1 डायमेंशनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इन मटेरियल्स ऑब्जेक्ट कॉल्ड काइनेमेटिक्स, यानी फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, इन काइनेमेटिक्स नोट कंसिडर द फैक्टर ऑफ मोशन। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम जो मोशन के फैक्टर हैं जिनकी वजह से मोशन क्रिएट हुआ है उसके बारे में नहीं पढ़ते, हम केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। एक दूसरी ब्रांच होती है डायनेमिक। डायनेमिक क्या होती है, ये भी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मोशन क्रिएट होता है उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम फैक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम केवल मोशन के बारे में ही स्टडी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्ट स्टेट। देखिएगा, इस चैप्टर को बिल्कुल डीप से स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा, रेस्ट स्टेट, रेस्ट स्टेट का मीन्स क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, किसकी रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज रेस्ट स्टेट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे t इक्वल टू आपने 10 AM देखा, यानी सुबह t इक्वल टू आपने 10 AM पर किसी ऑब्जेक्ट को देखा कि वो किसी पोजीशन पे रखा हुआ है। अगर आपने t इक्वल टू 2 PM पर देखा तब भी वो ऑब्जेक्ट है सेम पोजीशन पे रखा हुआ है, सेम प्लेस पर रखा हुआ है। इसका मीन क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है, यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर, यानी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो आपको कई बुकों में इस नाम से मिल जाएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स कोऑर्डिनेट, यानी ऑब्जेक्ट के अगर कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते हैं तब भी हम क्या बोलते हैं, उसको रेस्ट स्टेट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज मोशन स्टेट। अब देखिए मोशन स्टेट के बारे में कि रेस्ट का जस्ट अपोजिट, और ये पूरा चैप्टर ही इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। मोशन स्टेट के अंदर क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज ए मोशन स्टेट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को अगर चेंज करता है तो वो क्या कहलाता है, मोशन स्टेट। अब जैसे देखिएगा, आपकी स्कूल की जो बिल्डिंग है, आप आज देखेंगे वो उसी जगह पर पोजीशन पे है। ठीक है, आप अगर 5 दिन बाद आके देखते हैं तो भी वो स्कूल बिल्डिंग की पोजीशन उसी जगह पर है, यानी जो स्कूल बिल्डिंग है वो कैसी है, रेस्ट स्टेट में है। क्लियर, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। लेकिन जैसे आप कोई भी बर्ड वगैरह देखते हैं
या किसी भी इंसेक्ट को आप देख रहे हो मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वो इंसेक्ट इस पॉइंट ए पर है, तो कुछ समय बाद वो मूव करते हुए पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। इसका मीन्स टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन स्टेट। तो क्लियर, ये पूरा चैप्टर ही मोशन स्टेट के ऊपर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की, कि टाइप ऑफ मोशन कितने तरह का होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम मोशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है रेक्ट लीनियर मोशन। इसके बारे में आपने 9th क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि रेक्ट लीनियर मोशन, या इसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है ना। तो रेक्ट लीनियर मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करता है, यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि या तो वो एक एक्सिस के अलोंग, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे, या फिर वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव करे, या फिर वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव करे, यानी वो एट ए टाइम, एट ए गिवन टाइम केवल एक एक्सिस के अलोंग ही मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्ट लीनियर मोशन बोलते हैं। रेक्ट लीनियर मोशन के अंदर रिमेनिंग 2 एक्सिस हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, और चूंकि 1 एक्सिस के अलोंग ये मोशन कर रहा है, इसलिए इसके अंदर केवल एक डायरेक्शन में मोशन करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें वन डायमेंशनल मोशन की, जैसे कि किसी भी रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन का मोशन होता है वो भी वन डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे किसी बुलेट से आपने फायर किया तो जो किसी गन से आपने फायर किया तो जो बुलेट होती है उसका मोशन भी कैसा होता है, रेक्ट लीनियर मोशन। हाँ, कुछ समय बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो जाता है, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कब करता है। ठीक है। और आपकी बुक में काफ़ी दे रखा है कि जैसे कि कोई भी व्हीकल्स है अगर वो स्ट्रेट रोड पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है वो भी कैसा होता है, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड, मोशन इन ए प्लेन। अब देखिएगा, प्लेन के बारे में आपको पता है कि दो एक्सिस, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो वाई जेड हो या जेड एक्स हो, कोई भी 2 एक्सिस है वो आपस में क्या करती है, एक प्लेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। तो प्लेन हमेशा 2 एक्सिस के बीच का जो रीजन होता है, ठीक है, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो गया, चाहे एक्स डैश वाई प्लेन हो गया, इस तरह से जो प्लेन है वो क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। क्योंकि एरिया होता है तो एरिया में लेंथ और ब्रेथ दोनों, यानी एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक ही वाई एक्सिस के अलोंग। तो देखिए मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग 2 डायमेंशन, ठीक है ना, यानी 2 डायमेंशन के अलोंग, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो या जेड एक्स हो, और एक्सिस, देन इट इज़ नोन एज ए मोशन इन प्लेन। ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। और इसी का दूसरा नाम क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि आपने कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, इस पेपर को ही हम मान लेते हैं, ये पेपर कैसा है, 2 डायमेंशनल है। अगर यहाँ पर कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, हम मान लेते हैं कि ये इंसेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, आपने यहाँ पर इसके आगे कुछ बैरियर लगाया, आपने उंगली रखी तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक है। आपने फिर यहाँ पर कुछ बैरियर लगाया तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है किस तरह से मूव कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है कि एग्जाम्पल कि कोई भी किसी भी प्लेन पर, यानी किसी भी ग्राउंड पर कोई ड्रंक पर्सन है, यानी जिसने मतलब ड्रिंक कर रखी है, उसका जो मोशन है वो भी किस तरह का होगा, 2 डायमेंशनल, क्योंकि वो कभी इधर घूमेगा कभी इधर घूमेगा। ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम मोशन इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी 3 डायमेंशनल मोशन, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग 3 डायमेंशन देन इट इज नोन एज 3 डायमेंशनल मोशन और फ्री स्पेस मोशन। ठीक है। फ्री स्पेस के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशन के अलोंग मोशन करता है, यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग अगर मोशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए बच्चों, जैसे कि इसका एग्जांपल हम बात करें कि आप काइट फ्लाई करते हैं, ठीक है ना, जब काइट को फ्लाई करते हैं तो काइट क्या होता है, आगे की ओर भी बढ़ सकता है, ठीक है ना,
जैसे आप उसकी जो थ्रेड होता है उसको आप रिलीज करेंगे तो आगे की ओर भी बढ़ सकता है, अगर आप उसको वापस से खींचेंगे तो वो पीछे की ओर भी हो सकता है, एयर की वजह से वो अप और डाउन की डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी वो ऑल डायरेक्शन यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग क्या करता है, मोशन करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन या फ्री स्पेस मोशन। ऐसे ही कोई भी बर्ड है वो स्पेस में फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कर अप डाउन लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। उसको भी हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन। ठीक है, देखो जो रेक्टिलिनियर मोशन है इसी को हम ट्रांसलेशन मोशन भी बोलते हैं, कई बुकों में आपको ट्रांसलेशन मोशन भी कहलाता है। देखो मेन डिफरेंस क्या होता है रेक्टिलिनियर का और ट्रांसलेशनल मोशन का। ठीक है, रेक्टिलिनियर के अंदर हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे आज ही कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कि और जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक बड़ी साइज का होता है, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने एक छोटा सा बॉल को फेंकी, वो तो क्या हो गया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है कि जैसे कि एक ट्रेन हो गई या फिर कोई भी प्लेन हो गया, एरोप्लेन, वो मूव कर रहा है, तो ये उसका जो साइज है वो क्या होती है कि लार्ज साइज होती है। तो उसको हम उस केस में यानी उस केस का जो मोशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक पर, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन का मीन्स क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक पॉइंट के अराउंड मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, और इसी को हम रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट लार्ज डायमेंशन का है यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है उसको हम रोटेटरी कंसीडर कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको सर्कुलर बोल देते हैं। बाकी होता दोनों एक ही है। ठीक है ना, कि कोई भी बॉडी है किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेंटर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बच्चों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है ओसिलेटरी मोशन। तो ओसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, यानी वाइब्रेशन से बना है ये वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ओसिलेटरी मोशन क्या होता है कि व्हेन एनी बॉडी मूव टू एंड फ्रो, यानी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटली अबाउट द फिक्स पॉइंट इन ए डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज ओसिलेटरी मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी एक पाथ को टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो का मतलब बार बार उसी पाथ को रिपीट करता है। देखो सर्कुलर मोशन में तो ऑब्जेक्ट है एक कंप्लीट रिवॉल्व करता है, लेकिन ओसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, लेफ्ट और राइट इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन या ओसिलेटरी। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये अपनी पोजीशन पर इस तरह से मूव करता है अप एंड डाउन, तो वो क्या कहलाता है, उसका वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने घड़ी का जो पेंडुलम है, जो पेंडुलम वॉच आती है, पेंडुलम वॉच के अंदर वो पेंडुलम होता है वो लगातार किस तरह से मूव करता है, इस तरह से टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन। ठीक है ना, देखिएगा हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि मास ऑब्जेक्ट है या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है। ठीक है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके द्वारा जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है, अगर उसकी डायमेंशन यानी उसकी साइज की रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी जैसे एक कार है उसने 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर की गई है वो कार की जो साइज है उसकी रेस्पेक्ट में एक बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर हम कार को क्या मानेंगे, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं बोल दूँ कि एक कार है उसने
2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अब 2 मीटर डिस्टेंस इस कार की साइज के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो गई, क्योंकि कार की लेंथ ही लगभग 2 मीटर हो जाती है, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं होते कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो डिपेंड करता है कि उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के ऊपर। एक ट्रेन है वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है। मान लेते कोई ट्रेन है वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर हो सकती है। लेकिन मैं बोलूँ कि कोई ट्रेन है वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उस केस में वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बच्चों, इस तरह से पढ़ाने का, पेपर से हमारा पढ़ाने का अटेंशन क्या है कि एक तो बच्चे बोलते हैं कि कई बच्चों की क्वेरी आई कि सर हम ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन नहीं कर सकते प्रॉपर नोट से, आप पेपर से समझा दीजिए। तो इस तरह से देखिएगा, आप पेपर से पढ़ेंगे यहाँ से तो आप प्रॉपर नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो PDF है ये ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी है, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार नोट करेंगे पहले और उसके बाद यहाँ से समझेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीन्स क्या है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, यानी ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसकी रेस्पेक्ट में हम इस एक ही पोजीशन को फाइंड आउट करें। तो हम क्या मानते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान लेते हैं कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जिसका ये सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है ना, ओरिजिन, ठीक है। अब हम इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन की रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके जो एक्स, वाई और जेड, ये कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस पर है ये ऑब्जेक्ट, वाई एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पर है और जेड एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का जो लोकेशन है ओरिजिन की रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके डिस्प्लेसमेंट या उसकी एक्सीलरेशन को एक्सप्लेन करता है किसकी रेस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर पॉइंट की रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 सेंटीमीटर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो जब तक आप कोई भी पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मानेंगे, ये मान लेंगे हम ओ, तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करता है कि वो कितना मूव किया है या कितना नहीं किया है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितने तरह का होता है उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज मोशन होल्ड गुड, ठीक है। यानी जिससे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेम, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें नॉन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो क्या होता है कि जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर सकता है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। तो ये दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज डिस्टेंस। अब जो चैप्टर है वो थोड़ा स्टार्ट होता है न्यूमेरिकली भी। देखिएगा डिस्टेंस के बारे में, द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट दैट कवर इन ए मोशन ड्यूरेशन नोन एज ए डिस्टेंस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर वो मोशन स्टेट में है
तो उसके द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो कितनी ट्रेवल की गई है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, वो जो पाथ लेंथ है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। जैसे अगर आप एक ऑब्जेक्ट ए कोई पॉइंट है और इससे 50 किलोमीटर दूर कोई बी पॉइंट है और इससे 60 किलोमीटर दूर एक पॉइंट सी है, आपने ए से चलना स्टार्ट किया बी पर, आप 50 किलोमीटर गए, आप बी से फिर सी पर आए तो आप 60 किलोमीटर गए, और आप सी से वापस बी पर आ गए तो अगेन आपने 60 किलोमीटर चला। तो एक्चुअल में आपके द्वारा जो ट्रैवल की गई डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 50 + 60 + 60, यानी टोटल आपके द्वारा जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 170 किलोमीटर। यानी ये जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। यानी जो आपकी गाड़ी का जो ओडोमीटर है, ठीक है ना, वो किसको डिनोट करता है, हमेशा डिस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि डिस्टेंस के बारे में कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बच्चों स्केलर और वेक्टर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। और जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपसे बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो 3 घंटे तक चलता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर हम यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें, देखिएगा फिजिक्स में हमेशा न्यूमेरिकल वगैरह जब भी सोल्व करेंगे आप ऐसा यूनिट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, बाकी तो किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है किस पर, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होगी, उसकी मीटर होगी। क्लियर। तो डिस्टेंस आप समझ गए कि मेन पॉइंट क्या है कि ये टोटल पाथ लेंथ होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। यानी 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी यूनिट कितनी होती है, मीटर होती है। अब देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप ए से एक पॉइंट ए है, यहाँ से आप मूव किए बी पॉइंट पर और आपने 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। ए से बी जाने में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 12 मीटर। अब आप बी से राइट टर्न लेके और आप सी पॉइंट पर पहुँच गए, और सी पॉइंट पर पहुँचने में आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। क्लियर। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ध्यान से देखना। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ 12 + 5, यानी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 17 मीटर। क्लियर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो एक क्या हो गया, आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है ना, और सी क्या हो गया, आपका फाइनल पॉइंट। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, यही होगी शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या कहलाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्लियर। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो आपकी कितनी आएगी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा कि इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम आपके लिए, जैसे कि आपको बताना है कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। ये सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ कर लिया और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है आर वो हमने मान ली 21 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट है वो ए से चलना स्टार्ट करता है, किधर से, ए से दौड़ना स्टार्ट करता है। मान लेते कोई पर्सन है वो ए से दौड़ रहा है, तो अगर वो एक रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, एक कंप्लीट रिवॉल्व में, आप मुझे बताइए फर्स्ट डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा यहाँ से उसने दौड़ना स्टार्ट किया और एक कंप्लीट रिवॉल्व उसने पूरा किया,
तो आपको पता है कंप्लीट रिवॉल्व की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होती है, सर्किल की सरकमफेरेंस के बराबर होती है, दैट इज 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 21, यानी हम कितना कर सकते हैं इसको 132 मीटर, ठीक है ना। ये क्या होगी इसकी डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए है, और ये एक कंप्लीट रिवॉल्व करके उसी पॉइंट पर वापस आ गया, यानी फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया, ए ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर। तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस अगर 0 होती है जरूरी नहीं कि उस टाइम डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, 0 हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट होता है और वो बी पर पहुँच जाता है, जो उसके जस्ट डायगोनली डायगोनली अपोजिट है, ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, और सेकंड आपसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस आप यहां से और यहां पर पहुंचे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर के बराबर होगी, क्योंकि टोटल कितनी होती है 2πr, और आपने हाफ ट्रेवल की, तो कितनी होगी ये पाई आर, यानी आपके पास ये कितनी होगी 66 मीटर होगी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो देखिए आपने इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट कौन सा है आपका बी, यानी आपके पास सिर्फ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, डायमीट्रिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो 20 मीटर प्लस 21 यानी 42 मीटर हो गया। क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और जो टोटल पाथ लेंथ होती है वो डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसके पास क्या होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये ध्यान रखना। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 हमने एग्जांपल ले लिया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, जैसे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, आप ए पॉइंट से बी की तरफ, मैं बोलता हूँ कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और उसके बाद आप बी से सी पर आ गए नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, आपकी अपोजिट में आप आ गए, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो हम एक्सीलरेशन को उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो हम एक्सीलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हाँ इक्वल हो सकता है, कब, अगर ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है तो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको प्रॉपर नोट कीजिए। वीडियो के अंदर देखिएगा हमने लगभग 7 पेज अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी राइट डाउन करेंगे, उनको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, साथ साथ पढ़ते रहना।